92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ। आज जो मेरे सामने बैठे हुए हैं मेरे खास मेहमान हैं, हमारे बहुत ही अजीज है, जिनकी आवाज बहुत अलग है और आवाज से ज्यादा उनका जो अंदाज है वो बहुत ही अलग है। मेरे हस्बैंड के बहुत ही प्यारे मित्र और हमारे बहुत ही अजीज कैलाश खेर। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वैसे तो ये रेडियो शो है और बड़ा फॉर्मल होता है दुनिया में रेडियो शो या जितने भी इस तरह के काम होते हैं, लेकिन मैं तो आपको जब से मिला हूँ, आप मेरी भाभी हैं और प्यारी हैं, नाम आपका मधुरिमा है, आप सचमुच वैसी ही हैं जैसा नाम है। और इतने सारे नाते हैं, परमात्मा ने जोड़े हैं सारे नाते, तो मैं थैंक यू बोलता हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया आपके इतने प्यारे शो पर, कुछ पन्ने जिंदगी के। आपको बचपन से ही गाने का शौक रहा, मुझे पता है, और आप बहुत ही कम उम्र में, 14 साल की उम्र में आप घर से कुछ एक तलाश के लिए निकल चुके थे। तो किस चीज की तलाश थी आपको? हाँ, मैं एक्चुअली, अब तो सुन के बड़ी रोचक लगती हैं ये कहानियाँ, लेकिन मैं जब घर छोड़ा था तो बहुत सारे इश्यूज थे, लड़ाई हुई और मैं अपनी जिद कर रहा था। जिद में संगीत का शिक्षण भी जुड़ा था, तो वो सब परिवार के माहौल से मैच नहीं कर रही थी ये चीजें, और जिसकी वजह से मैं पिटने के बाद मैं तो कौन पीटता था, मम्मी की पापा? नहीं, मम्मी पापा से ज्यादा कुछ और लोग होते थे, सिबलिंग टाइप के जिनके नाम होते हैं। तो वो सिबलिंगों ने थोड़ा सा अत्याचार किया था उन दिनों, जिसकी वजह से ये हुआ कि मैं फैल गया और मुझे लगा कि ये माहौल मेरे लायक है ही है नहीं, ऐसे मैं नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि यहाँ एक लकीर की फकीरी टाइप की जिंदगी है और सब एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो पढ़ लिख नौकरी कर या कहीं पे कुछ अपना प्राइवेट काम करिए। इस तरह का जीवन ही जीते आए हैं सब लोग, यही एक ट्रेडिशनल जिंदगी होती है। और मैं उसके बिल्कुल बचपन से ही खिलाफ था, क्योंकि मुझे ज्यादा सुख मिलता था जब मेरे फादर कभी कभी शौकिया तौर पे गाते थे। मुझे लगता था कि जब इतनी खुशियां हैं इस दुनिया में तो मुंह लटकाए क्यों रहते हैं सब लोग। मैं ये सोचता था, बालक जब था मैं 5-6 साल, तब तक इतनी अकल नहीं थी कि मुंह लटकाना जो है वो जुड़ा होता है जिंदगी की जरूरतों से। कैसे जीना है, कैसे जरूरत पूरी करनी है, समाज में कैसे रहना है। अभी इज्जत से जीने के लिए भी पैसा होना बहुत जरूरी होती है, वरना पैसे के बगैर इज्जत भी ज्यादा इंसान को कम मिलती है। तो ये सब बातें धीरे धीरे बाद में समझ आई। उससे पहले मैं ये सोचता था कि जब मेरे फादर गाते हैं, एक पाँव पे एक तारा लेके ऐसे ठुमका सा लगा के गाते हैं, तो इट्स सो डिवाइन एक्सपीरियंस, देन व्हाई देयर इज सो मच सोरोज एंड पैथोस एंड थिंग्स। तो मैं तब नहीं समझ पाता था। ये वलवले लेकर, ये जिद्दियां लेकर मेरे अंदर जो एक एहसास था सारा ये पनप रहा था, तो मैं हर ऐसी वाली चीज को जो क्लीशे जिसको हम कह सकते हैं, या जो रोजमर्रा की मंडेन चीजें होती थी, उनको मैं बहुत हल्के में लेने लगा। और मुझे लगा कि यदि ऐसा है जीने का तरीका तो ये मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे में मैं बिदक गया और मैं बिदका, तो फिर ये कारण बना कि उसमें अब बताने के लिए तो यही, मैं बाकी चीजें तो मैं बताऊंगा जिंदगी में किसी को भी नहीं। अच्छा, ऐसा भी है। आपके जैसे और भी कई लोग जो निकले हैं घर से, आज वो अपने मेहनत से ही आगे बढ़े हैं। जी भाभी, तो आप लोगों की कहानियों से ही तो इंस्पायर्ड होके आगे सब बनते हैं। इसीलिए मैं वही बात अब बताना चाहता हूँ जिससे कुछ भला हो इस पृथ्वी पर। जरूर। तो वो ये है कि मैंने जिद ठानी, मुझे म्यूजिक में तो बढ़ना ही है आगे। लेकिन देखो कितनी, समझ लीजिए, विरोधाभासी जीवन मैंने जिया। मैं म्यूजिक के लिए घर छोड़ दिया, अलग रहने लगा, तानपुरा भी खरीदा माँ के पैसे से। तो मैं किराए के घर में रहता था और तानपुरा एक तो और उस वक्त आपकी क्या उम्र थी? मैं 15-16 साल का था तब। तो कुछ इस तरह के परिवेश के वजह से, और वो भी दिल्ली जैसी भयानक जगह, लेकिन ऐसे वाले शहर में एक शाय बालक, एक वो जिसके लिए उसने घर छोड़ा लेकिन वो उसको पकड़ में नहीं आ रहा, वो है संगीत की विद्या। तो मैं इतना हैरान होता कि जिसके लिए हमने घर छोड़ा अब वो हमें छोड़ चुकी है।
यानी हम मैंने सीख सुना कभी कि पाए हाँ, आप कई लोगों से सीखने की आपने कोशिश की, आप अपने मतलब सही गुरु के तलाश में थे। हम गुरु की तलाश में थे या किसी इंस्टीट्यूशन की तलाश में थे या कोई ऐसी जगह जहाँ पर म्यूजिक सचमुच सिखाया जाता हो। मैं गया भी। कहाँ गए आप मतलब? जैसे मैं उन दिनों दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक, दिल्ली म्यूजिक सोसाइटी है चाणक्यपुरी में, वो मेरे बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं। उन्हीं के फादर उसके फाउंडर चेयरमैन थे। लेकिन तो भी मुझे जब पता लगा और मैं गया वहाँ, तो वहाँ की फीस मुझे देनी थी और मैं तो घर छोड़ चुका था, मेरे पास फीस ही देने को नहीं थी। तो मैं जब गया तो बड़े जोश और उत्साह से था, लेकिन वहाँ पे जब उन्होंने एक फॉर्म दिया, एक ब्रोशर दिया, उसमें पूरा लिखा हुआ है या यू हैव टू पे दिस मच एडवांस फीस एंड यू नो दिस इज द टाइमिंग एंड ये। अब मैं प्राइवेट जॉब ढूंढ रहा हूँ पहले तो, क्योंकि मुझे तो किराया भरना है। तो वो जो प्राइवेट जॉब जब आपको मिलती है तो टाइमिंग आपके नहीं होते, वहाँ टाइमिंग मतलब नौकरी के नो काम 10वां काम हाजी तो वो वाले होते हैं, उनके टाइम होते हैं एम्प्लॉयर्स के जो नौकरी पे रखते। आप कोई डिग्री होल्डर तो है नहीं, तो आप ऐसे टटपूंजिया टाइप का कोई काम में करेंगे, बिकॉज दैट्स हाउ यू अर्न योर पॉकेट मनी। तो ऐसी वाली सिचुएशन में ना तो मैं कभी टाइमिंग को फॉलो कर पाया किसी इंस्टीट्यूशन के, और ना किसी गुरु की फीस दे पाया। तो मैं गया तो जरूर, लेकिन नामचार के लिए गया। तो ऐसे में मैं ना सीख सका और ना म्यूजिक मेरे पास आ सका मेथड वाइज। तो बस ऐसा हुआ कि दुविधा में दोनों रहे, माया मिली न राम। तो कभी आप डिप्रेस्ड होते थे? आप मतलब जरूरत से ज्यादा होता था। तो आप क्या करते थे उस वक्त? मुझे पता है आप म्यूजिक के शौकीन हैं, पर बिसाइड्स म्यूजिक ऑल्सो कुछ तो और भी करते होंगे आपकी अपने डिप्रेशन को। हाँ, नहीं, मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि ये डिप्रेशन है जिस सिचुएशन में मैं हूँ। तो ऐसे में जब आप अनाथ की तरह होते हैं और कुछ लोगों को ये पता चल जाए कि आप अनाथ टाइप के हैं, और वो भी दिल्ली जैसे शहर में, तो समझ लीजिए आपकी उस वल्नरेबल स्टेट को लोग और ज्यादा फायदा लेंगे, आप और भी ज्यादा हर्ट हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं कि आप कितने हर्ट हो गए। आप इतने हर्ट होने लगे कि अब जहाँ हर्ट ना हो आप वहाँ डाउट होता था। तो मैं ऐसा सोचता था, मेरी सोच थोड़ी सी ये बन गई थी कि दुनिया में अच्छे लोग ही नहीं हैं इन दोज डे। लेकिन उस वक्त मेरा सबसे ज्यादा साथ निभाया कुछ अच्छे म्यूजिक ने। मैं उस वक्त मंदे जमाने में एक मेरे पास वॉकमैन होता था और एक हेडफोन होता था। मैं हृदयनाथ मंगेशकर के अभंग सुनता था दिल्ली जैसी जगह में। तो मैं भला उन लोगों का मानता हूँ जिन्होंने ये मुझे इंट्रोड्यूस करा दी थी ऐसी चीजें। पंडित कुमार गंधर्व की वो सुनता था मैं, मोहम्मद रफ़ी साहब के मैंने नॉन फिल्मी भजन और ये सब बहुत सुनता था। और ये कहाँ से मेरे पास आते थे, ये मेरी डेस्टिनी एक मैं मानता हूँ जिसमें कुछ था। मतलब नकारात्मकता में भी सकारात्मकता की कुछ बूंदे मेरा ईश्वर अमृत की छिड़कता जाता था। तो मेरे एक दो ऐसे ताल्लुक थे कुछ मेरे मित्र से, या मेरे भाई जैसे एक दो लोग बन गए थे संगीत में, जो मुझे ये सुनने को दे देते थे अपनी कुछ कैसेट्स और सीडी। तो ये मैं देखिए, मैं कुछ दिन भागने जाता था उन दिनों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो मैं वॉकमैन लेके सुबह 5 बजे ठंड में, लेकिन मेरे कान में मीराबाई के जो मीरा नाम से जो लता जी के सॉन्ग्स हैं, मैं वो सुनता हुआ जाता था। तो ये जो एक नोट था, बस इतने में ही जान हमारी एकदम ठहर जाती थी कि कोई नहीं यार, काफी जुल्म हम सह सकते हैं अगर ऐसा माल मिलता गया तो ये जो सुन कर इस पृथ्वी पर मधुरिमा जी, सुनने को कोई तैयार नहीं है, सुनाने को हर आतुर है हर आत्मा। सही बात है। तो मेरी जो ट्रेनिंग हुई है शायद वो सुनने से हुई। मैंने सुना बहुत, इस पृथ्वी के लोगों को गालियां भी सुनी है और बहुत सारी प्रताड़नाएं, यातनाएं और अच्छा संगीत। आप जब दिल्ली में थे तो आपने शुरुआत कैसे की अपने संगीत को लोगों तक पहुंचाने की? आपकी जो पहला पड़ाव जिसको कहते हैं, वो आपने कैसे किया? वो मैंने दिल्ली में नहीं किया। मैं दिल्ली में म्यूजिक छुपाने लगता था सबसे कि मैं म्यूजिक भी करता हूँ। मैं कुछ आड़े टेढ़े जॉब्स के लिए हाँ कर देता था, यार आई कैन डू दैट। सो मैं समझ लीजिए एक जुगाड़बाज, एक चालाक आइटम हो चुका था दिल्ली का। छोटा सा एक कोई भी काम आप बताइएगा मैं वो सॉल्व करके दे सकता हूँ। ऐसा हो गया था। तो चाहे आप कोई बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे जॉब। मैंने ऐसा भी सुना आपने कुछ बिजनेस भी किया। मैं एक्चुअली म्यूजिक में आने से पहले जब मैं तकरीबन 25 का हो गया था साल का, तो मैंने ये सोचा यार बहुत ही आड़े टेढ़े काम तो कर लिए हैं, एक्सपीरियंस भी काफी बढ़ गया है। तो 25 वर्ष में मैं ऐसा हो गया था जैसे 40 वर्ष का एक्सपीरियंस वाला इंसान होता। तो मुझे कुदरतन एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक्सपोर्टर बन गया। अच्छा। और मैं ट्रेडर एक्सपोर्टर बना। मैं हैंडीक्राफ्ट बेचने लगा,
हैम्बर्ग जर्मनी में। तो मुझे ऑर्डर मिल गया, मैंने सक्सेसफुली वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, एक्सपेडाइट कर दिया। और मेरे काम करने के तरीके उनको इतने पसंद आए। जो लेडी थी ईवा डांकर, वो बहुत खुश हो गई। उसने मेरा ऑर्डर बढ़ा दिया अगला कि नाउ आई नीड दिस मच हैंड ब्लॉक्स, प्रिंट ब्लॉक्स एंड दिस मच ऑफ टाई एंड डाई का पैंट्स, जो छोटा राजस्थानी हल्का कपड़े का, एंड दिस मच ऑफ मदर टेरेसा साड़ी। अच्छा। एंड तो मैं खुश होता था जितना ऑर्डर बढ़ जाता था। हाँ। तो इस तरह से मेरा एक्सपोर्ट भी अच्छे से चलने लगा। लेकिन 3 वर्ष के बाद उसमें भी थोड़ी कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि वो मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। कैंसिल होते ही समझ लीजिए वो एक बहुत ज्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का था। मैं लगभग 28-29 के करीब हो भी गया था। लौट के बुद्धू फिर वापस गया मैं ऋषिकेश। अच्छा। देखिए जी, फिर मैं वहाँ सीखने लगा फिर से, क्या जो काम मैं सीखना नहीं चाहता था, मेरे पापा का काम। अच्छा। वो था पंडिताई। हाँ। जो पुरोहित लोग जो पुरोहित होते है, हैं, हाँ। घर में यज्ञ हवन करना और संस्कार कराना, जितनी भी पूजा विधि होती है हर चीज की, तो वही मैं नहीं सीखना चाहता था। लेकिन वही फिर लौट के बुद्धू, अब क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता। तो मैं गंगा घाट पे फिर से वहीं चला गया। परमार्थ निकेतन एक नाम की जगह है, वहां मैं आचार्य की डिग्री लेने चला गया, वो भी 4 साल की। अब मैं सोच रहा हूँ यार 27 का तो हो गया हूँ, 4 साल यहाँ हो गए तो 31 का हो जाऊंगा। उसके बाद तो फिर आधी जिंदगी तो कट ही जाएगी और हाथ पल्ले कुछ लगा नहीं। तो मैं ऐसे कैलकुलेट करते हुए गंगा किनारे रोज वहाँ आरती होती है, बड़ी ऐतिहासिक आरती होती है, आप भी गए होंगे उस आरती में। उस आरती से पहले सारे छात्र इकट्ठे होते हैं, तो काफी बेहुदा वहाँ पे गाते भी हैं कुछ मतलब वहाँ के सीनियर जूनियर जो भी, एकदम बेहुदा। तो ऐसा लगता है कि यार संगीत ऐसा ही है क्या इस पृथ्वी पर। तो वहाँ पर कुदरतन बात है कि मुझे वहाँ पर वो गाने को उन्होंने अलाउ किया। अब मैंने गाना शुरू किया। अब मैं ऐसा गाता था, कुछ यूनिक चीजें गाता था, क्योंकि ना मैं फिल्मी गाता था, ना मैं फिल्मी सुनता था, और ना ही मैं कुछ भी ट्रेडिशनल ऐसी चीजें सुनता गाता था जो बहुत मेन स्ट्रीम की हों। तो जो था वो बहुत यूनिक था। तो मैंने शुरू ही किया यहाँ से। जब हम गाते थे तो जो खाना बदोश साधु होते हैं, हाँ। जो कंबल टांग के और अपना झोले टांग कर वो यात्राओं में होते हैं, हाँ। वो घाट पे ही सो जाते हैं, उनके कोई रूम नहीं होते, हाँ। वो कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड साधु नहीं होते, वो लोग नाचते थे अपने दुशाले खोल खोल के। तो जो असली वर्लिंग है दुनिया में, वो उनकी आत्मा करती थी। हम गाते थे और वहाँ ये अच्छा, ना कोई हमें वहाँ पे कर रहा है, ना कोई मेरा ऐसा अपॉइंटमेंट हुआ है जिसका मुझे गुमान हो, मतलब सब कुछ नेचुरली हो रहा है और ऐसा डिवाइन दृश्य स्थापित हो रहा। तो मेरे हृदय में एक बात आती थी कि कुछ भी हो, अगर मैं ऐसे भी करके जी लिया ना तो यार जिंदगी के मजे तो हैं। मैं ये सोचता था उन दिनों कि इतना भी डिप्रेशन क्यों कैलाश खेर, अगर ये सब भी होता गया तो ये भी मेरी खुराक ही है कि कितने अजनबी लोगों की आत्मा को अगर एक उत्साह मिल रहा है, एक नाच रही है अजनबी लोगों की आत्मा, और वो भी वो लोग जो मोह माया से हट चुके हैं। तो वहां से मुझे ये एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, अगर ये नाच सकते हैं, कोई तो ऐसी एनर्जी है, अगर मैं क्यों ना इसको सीरियसली हेल्प योरसेल्फ वाली नीति अपनाऊं। और वहां से मेरे दिमाग में आया कि मैं जैसा भी गाता हूं, बेशक लोग बोलते हैं आवाज अच्छी नहीं है और और फिल्मी गाने तुमको आते नहीं है, उस वक्त सब ऐसा बोलते थे। तो भी मैं ट्राई करने एक बार जाता हूँ और वहाँ से फिर मैं उकता चुका था। मुझे ये पंडिताई करनी नहीं थी। तो वहाँ से मैं 1 साल बाद ही बोर होके सीधा बॉम्बे आ गया। वहाँ से मेरी यात्रा फिर से शुरू। अक्सर सब लोग इस माया नगरी में आते हैं, मुंबई शहर में बड़े बड़े सपने लेके आते हैं। वैसे आप भी आए और आप तो किसी को शायद जानते भी नहीं थे, ना आगे ना पीछे। जानता हूँ मधुरिमा क्या करते थे आप? वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेरी जिंदगी का। मैं यहाँ पर एक एड्रेस लेके आया था, वो एक कोई ऐसे ही आश्रम टाइप की जगह है विले पार्ले में। तो कंखल में उनका एक आश्रम है हरिद्वार में, उन्हीं की ये ब्रांच है यहाँ। तो मैं आया और मुझे वहाँ के स्वामी जी थे, उन्होंने ये एड्रेस दिया था बड़े आत्मविश्वास से कि जाइए वहाँ जाना बेटे और तुम रह वहाँ लेना और फिर अपना जो भी तुमको कोशिशें करनी है प्रयत्न करते रहना। तो ट्रेन से उतरे और आए भाग के। उसके बाद जब उनसे मिले वहाँ के अध्यक्ष मंडलेश्वर जी से, उन्होंने मना कर दिया कि बेटा यहाँ थोड़ी कोई जगह है रहने को। अब ये तो आज तक नहीं सवाल, बहुत सारे क्यों के सवाल तो जवाब आज तक बने नहीं। तो कुछ वहाँ के स्टूडेंट्स मुझे पहचान गए थे। कैसे पहचाने थे? क्योंकि वो कंखल में एक बार आए थे और मैंने वहाँ गाया था। तो उन्होंने बोला यार
यार अरे भाई साहब आप तो वो हो जिन्होंने कंखल आश्रम में सूरतगिरी बंगला में गाया था। मैंने कहा हाँ जी वही हूँ। इनका यार तो एक हेल्प करोगे? तो मैंने उनसे बोला अभी सांझ होने वाली है तो मेरे पास तो रहने को तो कोई जगह नहीं है। तो उस लड़के ने मेरी हेल्प की यहाँ पे खादी ग्रामोद्योग का एक गेस्ट हाउस है और इनसे आप बात कीजिए। मैंने वहाँ पे प्रेम से बात की आराम से और वो उन्होंने मुझे अलाउ किया। तो मैंने धीरे धीरे उनसे निवेदन कर करके वहाँ 6-7-8 महीने तक काट डाले। अच्छा। उसी पीजी में। तब तक मेरी नैया पार होने लगी। मैं ऐसे ही कहीं पे शौकिया तौर पे गा रहा था 4 लोगों में, उन्होंने मेरा नंबर ले लिया। अगले दिन मुझे कॉल आ गई, जी यहाँ फेमस स्टूडियो आ जाइए। जी क्या करना है? जिंगल गाना है। जिंगल क्या होता है जी? नहीं ये जो टेलीविजन कमर्शियल्स होते हैं ये होता है। अच्छा जी। अब वहाँ गए तो राम संपत थे और फिल्म थी ऐश्वर्या रॉय की, जिस पर हमको बोला कि ओके शुरू हो जाइए, दिस इज द फिल्म। तो म्यूजिक थोड़ा एक चला और फिल्म चल रही है। तो मैं ये देख के यार हमने तो सुना था लोग ट्रेनिंग करते हैं, रिहर्सल करते हैं और यार यहाँ तो अचानक बोल रहे हैं बस शुरू हो जाइए। हाँ। तो मैं मेरे ईश्वर का नाम लेकर मधुरिमा जी उस वक्त मैंने शुरू हो गया, बस मैंने ये किया। हाँ। और इतना करने के बाद मुझे लगा इनको काम पसंद नहीं आया तो मैं बाहर आया। तब तक वहां से भी 2-3 लोग बाहर निकले। उन्होंने तब मुझसे बोला वाओ मैन वेयर आर यू फ्रॉम, हु आर यू, व्हाई डिडंट यू कम हियर इन दिस सिटी मैन, व्हाट इज योर फुल नेम, ओके टेल मी अबाउट यू, आई एम सो इंटरेस्टेड इन नोइंग यू एंड दिस एंड दैट। तो ऐसे बहुत सारे रैंडम लोग मुझसे बातें कर रहे हैं और मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। अचानक यार ऐसी क्या लूट मच गई मुझ में। तो एनीवे ये हुआ। वहीं पे राम संपत से मुलाकात हुई, सबने बहुत तारीफ की और राम संपत ने मुझे ये भी बोला कि डोंट लीव दिस सिटी, आई नो इट माइट बी टफ इनिशियली, थोड़ा मुश्किल आएगी शुरुआत में, लेकिन यू डिजर्व टू बी हियर एंड यू हैव समथिंग यूनिक टू गिव दिस इंडस्ट्री। तो वहां से प्रारंभ हुआ। फिर एक के बाद दूसरा तो बहुत जिंगल्स गाए, फिर मैंने अभी तक लगभग 1,500 जिंगल गाए हैं अभी तक। कहा जाता है कि हमारे इंडस्ट्री में हीरो की एक आवाज होती है, चॉकलेट बॉय बोलिए या जैसे भी बोलिए, हीरो की एक आवाज होती है। आपकी आवाज जो है वो हीरो की आवाज में फिट नहीं बैठती है, आपकी आवाज अलग है जी। पर उसमें भी आपका जो पहला गाना जो बहुत बड़ा हिट हुआ जी, अल्लाह के बंदे, तो उसमें ये नहीं था कि कौन हीरो है कौन किसकी आवाज है, पर वो गाना और आपकी आवाज, वहां से जो आपने एक पहचान बनाया अपना जी, बस वो तो ईश्वर ने बनाया। और कुछ गाने ही हीरो बन जाते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि जिन हीरो को दूसरी आवाजें चाहिए होती हैं उन हीरो को भी वो गाने पसंद आने लगे। मुझे कई हीरो मिले बाद में टॉप वाले, तो सबने हमको बोला वाओ यू आर द सिंगर ऑफ दैट सॉन्ग, या आई लाइक दैट मैन। तो ये सुन के मुझे लगा वाओ मैन, हीरो भी हमारे फैन है, वाह भैया वाह, मजा आ गया। फिर आपका जो वो दौर शुरू हुआ, फिर आपको कभी दोबारा मुड़ के देखना नहीं पड़ा। भले आप मेन स्ट्रीम फिल्मी गाने गाने लग गए, साथ ही साथ आपका एक जो बैंड है कैलासा, आपके जो 2 बड़े प्यारे मित्र है नरेश परेश, और आपके वो बैंड में जैसे आपने कहा, इंग्लिश में बोल रही हूँ, स्पिरिचुअल एक फीलिंग है। पिछले कई सालों से आप लोग इतने अच्छे गाने बना रहे हैं, 10 वर्ष हो गए हैं और 4 एल्बम आ गई हैं, 5वीं अब आने वाली है। तो उसके बारे में कुछ बताइए। अभी इश्क अनोखा जी, इश्क अनोखा 21 मार्च को रिलीज हो रही है। अच्छा। और सबको होली से पहले हम एक नशा बांट रहे हैं हवाओं के लिए। अब आप इतने अच्छी बातें कहते हैं और आपने, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आपने हमेशा अपने जीवन संगिनी जो आपने सोचा था बड़ी सिंपल सी सीधी सादी सी होगी, क्योंकि आपने काफ़ी सालों से बहुत कुछ लाइफ में देखा है और स्पेशली अब जब आप एक चकाचौंध भरी ज़िंदगी में हैं, इतने आप एक इम्पॉर्टेंट सेलिब्रिटी है हमारे इंडस्ट्री के, और सेलिब्रिटी मतलब इर्द गिर्द कितने लड़कियां घूमती रहती है, आपने तो वो ज़िंदगी भी देखी है। तो आपने क्या उसी वजह से अपने जहन में ये डाल लिया था कि मुझे तो सीधी सादी सिंपल सी अपनी लाइफ पार्टनर चाहिए? और देखिए उस जगह पे, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी परवरिश एक अनाथ की तरह हुई है, तो उनको पता नहीं होता रिश्ते क्या होते। उस तरह की पर्यावरण में जीने वालों को आइडिया नहीं होता शादी का मतलब क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं। क्योंकि जो अपनी बाल्यावस्था 12 वर्ष की आयु में मैंने घर छोड़ा था, ठीक है जी, वो आयु ऐसी होती है, बड़ी नाजुक उम्र होती है वो, क्योंकि वही एज पे आप
के सारे तत्व बदलते होते, अवयव बदलते हैं शरीर के। ऐसे में उसके बाद से कोई रिश्तों का लेना देना है नहीं। शादी का मतलब क्या होता है ये भी मुझे नहीं पता था, लेकिन इत्तेफाक की बात है जिस तरह की मेरी सोच समझ एक थी कैजुअली, एक एज अ ह्यूमन, उस चक्कर में हुआ कि ये अरेंज मैरिज है। और इसमें भी वही बात है कि जैसे सामने वाले पक्ष की आशाएं होती हैं, उन आशाओं में तो हम 0 बटा अंडा शायद हैं, क्योंकि हम तो एकदम फालतू फक्कड़ और अपने फिरका परस्ती में रहते हैं, अपनी आज़ादी में। हमको तो पता ही नहीं, 6 साल तक तो यही नहीं समझ आया कि शादी है का। तो शिकायत होते होते शिकायत मतलब लड़ने तलक के लिए टाइम नहीं सोची। तो कितनी बार मैं भाई लड़ना है जरा, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना। अच्छा तो अब तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है भाई। मैं ये आपसे जरूर पूछूंगी, जो आपके आंखों का तारा है, जिसमें आपकी जान, तोते की जान अटकी पड़ी हुई है, आपका जो प्यारा सा बेटा है कबीर, उनके बारे में बताइए। वो गाते हैं? कबीर अभी गाता तो नहीं है, लेकिन वो अच्छा म्यूजिक सुनता है। हाँ। और जैसा मैंने कहा कि ये भी ईश्वरीय अनुकंपा का बहुत बड़ा एक प्रतीक है कि आप में सब्र हो और सुनने की शक्ति हो। अन्यथा इस दुनिया में सब कुछ होता है, लेकिन लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, वो जल्दी बेचैन हो जाते हैं लोग। तो इस मामले में वो थोड़ा उस पर तो कृपा है भी बड़ा छोटा सा हाँ, कि थोड़ा थोड़ा अभी से वो गहरे म्यूजिक सुनता है। अब जैसे हम लोग ये अपनी एल्बम कर रहे हैं, अभी इश्क अनोखा मिक्स होके आए अभी मास्टर्स, तो देखिए जितना उतावला उत्तेजक मैं हूँ सुनने के लिए, समझने के लिए, उससे ज्यादा वो है। अच्छा। बल्कि जब हमारे मिक्स चल रहे थे तो हम ड्राफ्ट 1 ड्राफ्ट 2 जो चेंजेस करा के मंगवा रहे थे, तो ही यूज्ड टू आस्क मी, पापा इश्क अनोखा ड्राफ्ट 3 प्लीज प्ले। अच्छा। सो ड्राफ्ट नंबर बता रहा है, मैं इतना हंसा, वाह कबीर, वो आज का जनरेशन है, ड्राफ्ट 3 एंड ऑल। एंड का कबीर, आई थिंक नाउ वी शुड प्ले ड्राफ्ट 4। ओह ड्राफ्ट 4 इज दैट? Yeah, already. Wow, how many drafts are going to be? Let's see how many changes we want. अब आप इतने साल इस इंडस्ट्री में रहे हैं, इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव, पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन सब आपने देखा है। और अब आपके बेटा, अब कह रहे हो उसको भी म्यूजिक में शौक है, क्या आप चाहेंगे कभी कि कबीर भी हमारी इंडस्ट्री में एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिशियन आए? अब मैं तो देखिए, मैंने तो कुछ चाहा भी नहीं है और ना मैं कुछ चाहता। मेरी चाहत ही ये है कि मैं कुछ चाहूँ ना। हे मेरे दाता, मुझे कोई डिजायर मत देना कभी लाइफ में। आई वॉन्ट ओनली, देयर शुडंट बी एनी वांट, दैट्स व्हाट आई वांट। तो मेरी कोई चाह नहीं है, बस कायदे का इंसान बन के दिखाए वो। बहुत अच्छा लगा कैलाश आपसे बात करके। ये तो हम जैसे लग रहा था कि जैसे हम घर पे बैठ के आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि सब ये एल्बम सुने, क्योंकि आजकल के दौर में एल्बम बनाना भी एक बड़ा चैलेंज है और उसे पेश करना उससे भी बड़ा चैलेंज है। तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक आगे बढ़े, उसको बढ़ावा मिले, और बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के। थैंक यू सो मच। जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। उन कठिनाइयों से गुजरकर जब हमें मंजिल मिल जाती है तो लगता है बस सब हासिल हो गया। ऐसे ही कुछ और कहानियाँ, कुछ और किस्से, कुछ और पन्ने पलटेंगे अगले रविवार रात 9 बजे ओनली ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।